लाहौर में पीसीबी और आईसीसी का तवील इजलास खत्म। पाकिस्तान का अपने तहफुजात का खुलकर इजहार। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा का पीसीबी से मैच के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासत को खेल में घसीट कर भारत ने तनाज़े को शुरू किया। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर भी मोहसिन नकवी से मिले। हालिया बहरान समेत दीगर उमूर पर बातचीत। यूएई की पाकिस्तान से भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की थी। लाहौर में रंगारंग बसंत मेले का इख्तिताम। तीनों रोज शहरियों ने खूब पेचा लड़ाया। गली गली शोर फजा में बो काटा का जोर। दहली गेट लाहौर में बसंत फेस्टिवल की रौनक अपने उरूज पर रही। फेस्टिवल में मारूफ गुलकारा फरीहा परवेज ने अपने फन का जादू जगाया। शानदार परफॉर्मेंस से मुल्की और गैर मुल्की हाजरीन के दिल जीत लिए। वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब असद बुखारी ने भी फरीहा परवेज के साथ मिलकर पतंग बाज सजना गाया। शोबिस सितारे में बसंत मनाने में मसरूफ नजर आए। अदाकारों ने इस खूबसूरत लम्हे का भरपूर लुत्फ उठाया। मरियम नवाज का शुक्रिया भी अदा किया। तहरीके इंसाफ की पहिया जाम हड़ताल की कॉल बुरी तरह नाकाम हो गई। इंतशार और तकसीम की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा, पहली दफा देखा है पहिया जाम ही जाम हो गया। अता तारड़ की भी तनकीद, बोले अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। अमीर मुकाम ने कहा, पेशावर में भी पीटीआई के जाली बयानिए का जनाजा निकल गया। ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद। ख्वाजा आसिफ की सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ की वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वजीर दिफा को मुबारकबाद। आलमी सतह का दिफाई इवेंट खित्ते में दिफाई ताउन के फरोग के लिए संगे मील करार। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम पर बना चुका है। कई ममालिक पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों समेत दीगर दिफाई टेक्नोलॉजी को हासिल करने के ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का और वीकडे का यानी पहले हफ्ते के पहले दिन का आगाज बहुत बहुत अच्छा हुआ। यू हैड अ गुड स्टार्ट टुडे विद अ गुड कॉफी, विद अ गुड टी, और अ गुड न्यूज़ में विद अ गुड कॉफी। या विद अ गुड कॉफी। वेल, ये हमारा अपना अलग वर्ल्ड कप चल रहा है। ये हमारा अलग वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तो एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है और बहुत से ऐसे मिनोज जो कि बहुत करीब आ गए बड़ी टीम का शिकार करने में, वो नहीं कर सके हैं। मेरे ख्याल से इट्स टाइम नाउ कि किसी भी दिन कोई भी जो जायंट किलर है ना, वो हमें सुन रहे होंगे कि हरा दिया है बड़ी टीम को। एब्सोल्युटली, आई हैव स्टिल टू लिसन फ्रॉम द एनालिस्ट कि ये माजरा हो क्या रहा है। यानी वो टीम जैसे आयरलैंड जैसी टीम हो गई, नेपाल जैसी टीम हो गई, नेदरलैंड जैसी टीम हो गई, ये किस तरह से इतनी बड़ी टीमों को फंसा रहे हैं? क्या ये सरप्राइज फैक्टर है या कहीं ये फियर ऑफ अननोन है? व्हाट एग्जैक्टली इज देयर जिसकी वजह से ये हो रहा है? लेकिन एक चीज सामने आई है जरूर फैसल, उससे ये कि T20 में कोई टीम जो कहते हैं ना बड़ी और कोई टीम छोटी नहीं होती, इट इज एक्चुअली अ ट्रुथ। T20 में कोई टीम बड़ी और कोई टीम छोटी नहीं होती। ये बात पाकिस्तान ने अब भारत को ठीक ठीक बता दिया। ना कोई बोर्ड बड़ा है ना कोई बोर्ड छोटा है। तो जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वो ये हैं कि आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तवील मुज़ाकरात हुए कल, और परसों पड़ोसियों ने ये खबर उड़ा दी कि पीसीबी हैज अप्रोच्ड आईसीसी। कल फिर फुटेज के साथ पूरी दुनिया ने वाज़े सबूत के साथ देख लिया कि किसने किसको अप्रोच किया है। और आईसीसी जो है अब वो पूरी कोशिश कर रहा है कि दबाव किसी तरीके से कम किया जाए। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बदस्तूर यही है कि जनाब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का, लेकिन फ़ैसला जो अब बाइकआउट को ख़त्म करने का है या जारी रखने का है, ये हुकूमत ने करना है। आईसीसी कोशिश कर रहा है कि जी किसी तरीके से इस चीज़ को रिलीज़ किया जाए, टेंशन और इवेंट को जो है मुकम्मल रखने के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश के भी तहफ़्फ़ुज़ात पर नया फार्मूला तैयार हो रहा है। इस बात की निशानदेही की गई है कि मुज़ाकरात किसी न किसी दरमियानी रास्ते की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं। इस सारे बीच में अब अगले 24 घंटों पर निर्भर है कि क्या फैसला सामने आता है। एंड प्रॉबेबली ये जो एनालिस्ट है वो यही समझ रहे हैं कि ये एक डिसाइडेड होंगे नेक्स्ट 24 आवर्स कि उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या खबरें सामने आती हैं। लेकिन सो फार सो गुड फैसल, एंड आई थिंक मोहसिन नकवी हैज़ प्लेड द मास्टर क्लास। एब्सोल्युटली, मोहसिन नकवी जो है उन्होंने एशिया
कप के फाइनल से लेके अब तक जिस तरीके से मामलात को उन्होंने चलाया है और जिस तरीके से बीसीसीआई आईसीसी के गठजोड़ को घुटनों पे लेकर वो आए हैं, दैट्स अनप्रेसिडेंटेड। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में क्रिकेट एक्सपर्ट जो है बल्कि अदील अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। विल बी ज्वाइनिंग बाय तनवीर अहमद एज वेल थोड़ी देर में। लेकिन अदील, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा अदील भाई, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि क्या इस वक्त हो रहा होगा पड़ोस में, जो वो खबरें उड़ाई जा रही थी कि जी फला यू टर्न ले रहा है, फला ये ले रहा है, फला वो ले रहा है, फला वो ले रहा है, और जी आईसीसी की बात जो है वो पीसीबी शायद मान जाए, आईसीसी प्रेशर बना रहा है, बीसीसीआई प्रेशर बना रहा है। पूरी दुनिया ने कल देख लिया कौन प्रेशर बना रहा है, किस पे प्रेशर बन रहा है। एब्सोल्युटली। Good morning, guys. Thank you so much for having me. Or joining today from beautiful Islamabad, by the way, not far away from perhaps a lot of decisions are to be taken today because मोहसिन नकवी साहब की जो कल स्टेटमेंट मैं आज सुबह पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, वो ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब के पास, शहबाज शरीफ के पास वो एक बार फिर अप्रोच कर रहे हैं ऑन दिस इंडिया पाकिस्तान डिसीजन। देखिए, इस पूरे कजिए में, इस पूरे मामले में जो एक चीज सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई है वो बीसीसीआई की अपनी वल्नरेबिलिटी हुई है। हमें शायद ये एक फीलिंग आ गई थी दैट बीसीसीआई इज ऑल माइटी इंस्टीट्यूशन दैट जो चाहेगा, बिकॉज आईसीसी बीसीसीआई वेयर टू ड्रॉ द लाइन, ये सब खत्म हो गया था। उनकी अपनी इंडिया की टॉप क्रिकेट एनालिस्ट शारदा उग्रा ने जो है वो एक इंडियन पब्लिकेशन में बात करते हुए उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि आईसीसी हैज बिकम, या बीसीसीआई का दुबई ऑफिस बन चुका है आईसीसी, इतना इन्फ्लुएंस हुआ है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कम से कम एक इनको ये इंडिकेशन जो है वो ये जरूर दे दिया है दैट थिंग्स आर नॉट दैट मच इन कंट्रोल ऑफ बीसीसीआई। उनकी भी अपनी, वो कहते हैं ना, एक्यूलीज हील्स है, और वो एक्यूलीज हील्स इज द पैसा, इट्स द मनी। और ये जब मैच इंडिया पाकिस्तान का होता हुआ नजर नहीं आ रहा उनको, तो आपको पता है कि दे विल बी लूजिंग। आई मीन सी व्हाटएवर यू से, दिस इज द मार्की क्लैश। आई मीन इससे बड़ी क्लैश कोई क्या, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इन मैचेस की कोई वैल्यू है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से? जितना सूर्य कुमार यादव साहब कह दें कि इंडिया पाकिस्तान की तो रिवलरी नहीं है, मत खेलो मैचेस यार, क्यों रख देते हो हमें अपने ग्रुप्स में यार। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, गवर्नमेंट वाज टोटली बैकिंग देम, और वहां पे बीसीसीआई की वल्नरेबिलिटीज पहली बार सामने आई हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट लाइक गिविंग द फर्स्ट पंच टू द बुली। वो जो मोहल्ले का बुली जिससे सब डरते हैं ना, उसको जब पहला थप्पड़ पड़ता है ना, तो फिर आपको पता चलता है कि यार ही वाज़न्ट दैट बिग अ बुली दैट वी थॉट ही वाज। एब्सोल्युटली। अच्छा अदील, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि व्हाट शुड बी द ऑप्शंस ऑन टेबल। हम कल भी इस बारे में खेल का जुनून में बात कर रहे थे कि व्हाट शुड बी द ऑप्शंस ऑन द टेबल। आई मीन मुझे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि, और बहुत सारे और एनालिस्ट भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को कम से कम फर्स्ट मैच नहीं खेलना चाहिए, बट नाउ मेरे ख्याल में हमें एक फियर था कि शायद हम वो पावर लूज़ कर देंगे जो इस वक्त हम आईसीसी पर या बीसीसीआई पर दिखा पा रहे हैं। बट कल जो प्रेशर आई है, जो वीडियो सामने आई हैं, उसके बाद अब इंडियन मीडिया भी वो बातें नहीं कर सकता। तो नोइंग कि पाकिस्तान के अच्छे के लिए कौन से ऑप्शंस टेबल पर मौजूद रहने चाहिए, वो क्या होंगे? अच्छा देखिए फ्रेंड्स, मेरा अपना जाती तज्जिया है, ओके, आई मे बी प्रूवन रॉन्ग, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान मैच विल गो ऑन। मुझे लगता है कि ये मैच होगा। अगेन आई रिपीट, व्हाई? बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। अच्छा, अब इस दौरान अगले 2 से 3 दिन में, या मेरे ख्याल से अगले 1 दिन में, पाकिस्तान क्या हासिल करेगा? देखिए, पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल स्टैंड था वो किस चीज के हवाले से था कि यार एशिया कप में जो भी हो, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, दैट वाज एन आईसीसी इवेंट। इंडिया कहता है कि जी हम फोर्स मेजोर क्लॉज लेकर आ रहे हैं, जो भी क्लॉज लेकर आ रहे हैं, जिसको भी आप जो फोर्स मेजोर क्लॉज तो खैर वो 96 वर्ल्ड कप में हमने देखा था एंड ऑल। ये बड़े जो पावरफुल बोर्ड्स होते हैं, उनका जब दिल चाहता है वो किसी मुल्क में खेलने से इनकार कर देते हैं। आप देखिए, इंडिया ने पूरा पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का मजा किरकिरा कर दिया था इस वजह से कि जी उनको पाकिस्तान खेलना नहीं। अब टीमें दुबई ट्रैवल कर रही थी। हमने रिसेंटली नासिर हुसैन को सुना, हमने मार्क बुचर को सुना, पूरी दुनिया खुल के बात कर रही है इस चीज के हवाले से। दैट चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान वाज़न्ट दैट चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान का प्रिंसिपल है कि अगर वही चीज बांग्लादेश करता है तो आप कहते हैं नहीं जी बांग्लादेश पे ये चीज अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती अप्लाई? मुझे ऐसा, और बांग्लादेश को जिस बुरे तरीके से निकाल दिया गया इस पूरे मामले से एंड डिस्कशन से, मुझे ऐसा लग रहा है दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल बी एबल टू गेट अ डिसेंट कॉम्पनसेशन फॉर बांग्लादेश, maybe in the form of some series or some tournament or something। अगर पाकिस्तान ये कराने के लिए उनके लिए कामयाब हो जाता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ विन। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मुझे अभी भी ये लगता है, आई एम स्टिल
ऑप्टिमिस्टिक दैट दिस मैच विल टेक प्लेस, लेकिन उसके बीच में कुछ एक दो डीलें साइन होंगी डेफिनेटली। अदील, चलें हम अपनी विश लिस्ट बनाते हैं अभी कि Yeah. एज अ क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, हम क्या चाह रहे हैं कि हो On the इन table सारी क्या चीज़ों हो? में ना। Yeah. चलें इस आगाज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मैच होना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारी टीम बहुत कमज़ोर है और उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। एक चीज़ है, खेल यही होता है ना बॉस, खेल यही है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हेजेमनी ख़त्म हो, हम ये चाहते हैं कि हैंडशेक्स हों, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इससे पहले भी कारगिल स्कर्मिश के दौरान भी 99 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमें भिड़ रही थीं, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, चीज़ें होती रहेंगी तो चीज़ें बेहतर होती रहेंगी सरहद के दोनों तरफ। हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स ना आए बीच में। हम ये भी चाहते हैं कि बायलैटरल्स पे बात की जाए। हम ये भी चाहते हैं कि ये जो राह फरार अख्तियार की हुई आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में उस पर भी बात हो। इन सारी विश लिस्ट में, और उसमें फाइनेंशियल मॉडल तो मैं सिर्फ तस्करा कर रहा हूँ, उस पर आप ज़्यादा बेहतर बताइएगा। इन सारी चीज़ों में किस किस चीज़ों पे हम ब्लू टिक लगा सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नंबर 1 मैच हो सकता है, हो जाएगा। Okay. दूसरा, बांग्लादेश को एक अच्छा सा कॉम्पनसेशन मुझे लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में शिरकत ना करने पे जो है वो मिल सकता है। तीसरा, मुझे जो एक इसकी एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है वो नजर आ रही है दैट एक इंडिया पाकिस्तान एक बायलैटरल सीरीज, जो आपने बिल्कुल सही ये पॉइंट उठाया है, दिस इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट, बट इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज हो सकती है इन अ न्यूट्रल कंट्री। ठीक है, दैट कुड बी श्रीलंका, एंड दैट पॉसिबिलिटी ये है कि वो श्रीलंका में हो, और दैट पॉसिबिलिटी कि वो यूएई में हो सकती है, किसी और कंट्री में हो सकती है। फैसल, इसके बियॉन्ड मुझे कुछ होता हुआ इस वक्त फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि इन चीजों से ज्यादा कुछ और होगा। अदील, आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी इंडिया के साथ हम बायलैटरल सीरीज के टर्म्स में आ चुके हैं, बट देन दे बैक्ड ऑफ। दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे एनालिस्ट का ये फियर है कि अगर पाकिस्तान ने अग्री कर लिया पहला, यानी 15 बाकी हम खेलें पूरा टूर्नामेंट उनके साथ जितने हमारे मैचेस पड़ते हैं आगे जाके, पर 15 वाला मैच हमें नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम हमें ये समझ आया, शायद इंडिया को पहले से पता था, पाकिस्तान को पहली दफ़ा ये समझ आया कि हम रेवेन्यू वाइज कितने इंपॉर्टेंट हैं। So when you say big three, Pakistan should be in among those big three with being big four. Yeah. देखिए, इसमें आई थिंक जाहिर है हमें पूरा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का एक पूरा फॉर्मूला है। ये बातें अगर मेरा शम्स सबके सामने है, ये कोई सब्जेक्टिव डिस्कशन नहीं है। डू वी रियली कंट्रीब्यूट? यस, वी आर 250 मिलियन पॉपुलेशन। ये तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये बातें करता है ना, और हमें पता भी है कि फिर उस पर इन्वेस्टमेंट आती भी नहीं जब तक आप सॉलिड प्लान्स ना दें। सिर्फ ये कह देना जी 250 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं इसलिए हमारी, नहीं भैया। देखिए, आपकी इज्जत दो चीजों से आएगी, एक तो हाउ मच मनी डेट यू कंट्रीब्यूट and how good your team plays in the World Cup. I mean, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन से उनसे मैं लाख इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद थी। वो कहती थी कि यार, दुनिया का हर मुल्क हमारे साथ क्रिकेट खेलेगा अगर हमारी क्रिकेट टीम कंपेटिटिव हो जाएगी। इवन दो उनकी ये टीम को कंपेटिटिव बनाने की मैनिफेस्टेशन के हम अभी तक जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं, वो अगर हम क्रिकेट पे बात करेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये दो फैक्टर्स हैं दैट आर गोइंग टू डिटरमिन पाकिस्तान स्टेटस। तो हम क्या, हमारा स्पॉन्सर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी तरफ से इतनी कंट्रीब्यूशन आ रही है क्रिकेट में, हमारी बायलैटरल सीरीज होती हैं वो क्या उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कामयाब हो रही हैं? क्या पाकिस्तानी, देखिए सबसे बड़ा इस वक्त सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप एंड मीडिया राइट्स होते हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट के मीडिया राइट्स उस लेवल पे जाके बिक रहे हैं? ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है पाकिस्तान की, डज दैट रिफ्लेक्ट इन आवर क्रिकेट वैल्यूएशंस एज वेल? ये सारी बातें आई थिंक हमारे सामने नंबर्स की फॉर्म में मौजूद हैं। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि यार, आप क्रिकेट टीम अगर अपनी मेरिट के बरखिलाफ खिलाते रहेंगे कि जो कि 19वें ओवर में आके कैच ड्रॉप होने की वजह से नीदरलैंड के खिलाफ मैच जीत जाती है, तो फिर तो भैया जब आपकी क्रिकेट टीम अच्छी नहीं होगी तो कौन स्पॉन्सर इसमें पैसा लगाएगा? बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है अदील। आप जितने अच्छी क्रिकेट खेलेंगे लोग वैसे ही आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। अच्छा, मैं उस प्रोपोज्ड फाइनेंशियल मॉडल की अगर बात करूं जो कि 2024 से 27 तक, अगेन दिस इज प्रोपोज्ड, इसमें पाकिस्तान को जो शेयर है दैट्स 5.75%, वो बनता है 34 से 35 मिलियन डॉलर्स का, राइट? इंडिया जो है 231 मिलियन वूपिंग डॉलर्स। आई मीन, ये बात ठीक है, अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, बट 231 मिलियन डॉलर्स, इवन अगर आप बिग थ्री की बात कर लें, इंग्लैंड इज 41 मिलियन डॉलर्स एंड ऑस्ट्रेलिया इज 37 मिलियन डॉलर्स।
सो रखे पाकिस्तान को एक साइड पे भाई, इवन बिग थ्री आर नॉट बिग थ्री, इट्स जस्ट द बिग वन। जस्ट क्लियर यार, एक काम करते हैं ना, पिछले कोई 7-8 आईसीसी के टूर्नामेंट्स उठा लें एंड जस्ट सी द नंबर ऑफ इंडियन स्पॉन्सर्स देयर, ठीक है जी। अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक भी स्पॉन्सर कर रहा है तो वो ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक स्पॉन्सर नहीं कर रही, वो सॉफ्ट ड्रिंक का इंडिया नाम कर रहा होता है। अगर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आईसीसी का ऑफिशियल पार्टनर है, उसका इंडिया नाम इज द ऑफिशियल पार्टनर, नॉट द साउथ कोरिया या कोई जापान बेस्ड उनका पार्टनर। एक बात तो हमें माननी is पड़ेगी। it a good thing? Now, is it a good thing for sports? It is very good thing for finances, but is it a good thing for sports? अब मैं आपको एब्सोल्युटली नॉट, देखिए इंडिया को यहाँ पे करना है। अब आप बात करेंगे, आपने बिल्कुल स्टार्ट में बात कर रहे थे आप दोनों के जी, अपसेट होते होते रह गया, नेदरलैंड्स अपसेट करते करते रह गया। फैसल, आई थिंक वी आर ओल्ड इनफ टू रिमेंबर नेदरलैंड हैज बीन कॉजिंग अपसेट्स फॉर द पास्ट 15 इयर्स इन T20 वर्ल्ड कप, राइट। रायन एंडर्स काटे याद होगा आपको, और डर्क नानेस आया था उनका बॉलर जो बाद में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला था। यू ऑल रिमेंबर दीस प्लेयर्स। व्हाई नेदरलैंड hasn't become a full-time cricket member now? Because cricket as a sport is not growing, and BCCI has to take responsibility for that. What if they say, "Yaar, we don't take 231 million, we take 131 million, but $100 million हम international cricket की development पे लगाते हैं, we make academies in these countries, falana countries and all." India doesn't want the sports to grow because they are just too self-centered, और उनको अपना ही पैसे का concern है। So आप पूछ रहे हैं, is it good for the sport? Absolutely not. The sport, cricket as a sport is not growing यार। आप किसी गोरे को मिल जाए और आप उसको बता भी, किसी अमेरिकन को मिल जाए और बोलेंगे यार टेस्ट क्रिकेट गोज ऑन फॉर 5 days, वो अभी तक हंसता है आपके ऊपर यार, बिकॉज दे जस्ट डोंट नो अबाउट दिस स्पोर्ट के यार इसकी क्या इंट्रिकेसीज हैं, क्या चीजें हैं, फलाना है। सो नो, इन वन वर्ड, नो। Okay, I have one other question. I don't know if both of you will agree with me or no, but मल्टीपल इस वक्त लॉ सूट्स फेस कर रहा है गूगल। वाई? बिकॉज हम बार बार ये बात करते हैं कि सर्च इंजन में आपकी एक हेजमनी है, और दुनिया इससे पहले ये सोच रही होती थी कि ये एक सॉर्ट ऑफ अ बुली है, दूसरे मुल्कों को मौका नहीं मिलता, सर्च इंजन को मौका नहीं मिलता, लेकिन आज मल्टीपल लॉ सूट्स वो फेस कर रहा है। Why can't India have that from all of the lawsuits? Why can't they face the heat जो भी वो दे रहे होते हैं दूसरे लोगों को, कि भाई स्पॉन्सर्स भी आपके अपने हैं, चैनल्स भी आपके अपने हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी आप ही करवाते फिर रहे हैं, उनको राइट्स भी आप ही दिलाते फिर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जब हाईलाइट होंगी तो ऑब्वियसली ये भी पता चलेगा ना कि ये जो स्पॉन्सर्स में इंडिया हर जगह नाम जा रहा है, ये पैसा भी वहीं जा रहा है। सो ये भी एक मोनोपोली है। आप जिस एंटी ट्रस्ट लॉस की बात कर रहे हैं तो क्या डू वी हैव एंटी ट्रस्ट लॉस इन क्रिकेट? अगर गूगल पे पाबंदी या गूगल को ब्रेक करने की बात करती है, फेडरल ट्रेड कमीशन ये केस बनाता है दैट मेटा और गूगल को ब्रेक किया जाए, इट इज बिकॉज ऑफ द एंटी ट्रस्ट लॉज दैट एग्जिस्ट इन अमेरिका। क्या हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में इस तरह के लॉज एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, एक स्पोर्ट है जिसको सिर्फ एक मुल्क खेलता है, लेट्स से कबड्डी है, ओके, उसको दुनिया के चंद गिनती के मुमालिक खेलते हैं। कबड्डी इट इज 95% इंडिया और 90% इंडिया, लेकिन कोई लॉ है? आई मीन इससे बड़ी तो एंटी ट्रस्ट केस कोई बनता नहीं, बट डू यू हैव द लॉज टू कैरी दैट थिंग आउट? नो, आई डोंट थिंक सो। जब तक लॉज नहीं होंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, अच्छा चलें अदिल भाई, अब जरा उसकी बात कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग गए हुए श्रीलंका, और वो है क्रिकेट खेलने की बात पे। पहला मैच नेदरलैंड से हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है, नेदरलैंड इज नॉट ओनली अ ट्रबल गिवर, जायंट किलर, साउथ अफ्रीका को हराया था ना, तभी तो हम आगे चले थे फिर पिछले वर्ल्ड कप में। अच्छा, मुझे ये आपसे बात करनी है, इज इट नाउ कर्टन्स फॉर बाबर आजम इन T20? चाहे वो जानबूझ के हो रहा हो कि उनको अब 5वीं पोजीशन या 4थी पोजीशन पे डाल रहे हो, या फिर दिस इज द स्किल सेट ऑफ बाबर आजम एंड नाउ अब हमें खुदाफिज कह देना चाहिए बाबर को इस वर्ल्ड कप से भी। फैसल, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अभी तक इस चीज को अफर्मेटिव के बजाय एक इंक्वायरी के तौर से ट्रीट कर रहे हैं तो फिर आई थिंक इससे बड़ी हमारी कोई बैड लक हो नहीं सकती। टाइम एंड अगेन ये बात प्रूव हो चुकी है दैट बाबर आजम, देखो यार, बड़ी मजेदार सी बात है। मैं तो आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस। लकीली आई एम नॉट अ क्रिकेटर सो आई कैन ओपनली टॉक अबाउट दैट, लेकिन हमारी जो ये एक्स क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, ये क्यों डरते हैं भाई ये बात करते हुए? और यार बहुत बड़ा प्लेयर है, एंकर, यार कौन सा एंकर रोल की बात कर रहे हो तुम यार? नेदरलैंड्स वाले मैच में आई मीन आप जिस वक्त ये साइम और साइड ज्यादा गेम आपको बनाकर चले गए, हमें 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पे ये मैच जीत जाना चाहिए था।
अगर इस मैच में बाबर एंकर रोल प्ले नहीं कर सकता तो भैया फिर कौन सा मैच है तुम्हारा एक एसोसिएट टीम के साथ, जिसमें विकेट भी कोई आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार वो कोई नागपुर की स्क्वायर टर्नर विकेट थी या कोई गैबा की विकेट पे आपको खिला रहे थे। एक ऐसी विकेट थी जहां पे अगर आप अपने आप को अप्लाई करते तो आराम से रन बन कर सकते थे। अगर वहां पे बाबर एंकर का रोल प्ले नहीं कर सकता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा बड़ा अच्छा दोस्त एक टेस्ट क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। मैं कल अपनी टाइमलाइन पे देख रहा था, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है। नहीं जी, बाबर को तो आपको एंकर वाला रोल देना पड़ेगा, चाहे वो रन करे ना करे। क्यों यार, ऐसी कौन सी इम्यूनिटी बाबर आजम को मिली हुई है यार कि कोई भी प्लेयर ड्रॉप हो सकता है लेकिन बाबर आजम ड्रॉप नहीं हो सकता। तो भैया ये सिर्फ बाबर आजम की बात ना करें। आई थिंक हमारी टीम में 3 खिलाड़ी ऐसे हैं वो आर जस्ट नॉट परफॉर्मिंग। अगर इस टूर्नामेंट में हमें आगे जाना है तो फिर इनको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। नो प्लेयर इज बिगर देन द गेम। खुदा के लिए अगर अभी तक हम नहीं समझेंगे। अभी मैं यूनुस भाई के साथ एक पॉडकास्ट मैंने की, उसमें कहा यूनुस ही सेड बाबर आजम विल डिसाइड व्हाट टू डू विद हिम। सो बाबर आजम हैज टू डिसाइड यार। आई मीन क्या बाबर आजम को खुद ये समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज ही डूइंग टू हिज लेगेसी। वो अपनी लेगेसी के साथ क्या कर रहा है यार। इतना बड़ा प्लेयर था, अब समझ जाओ नहीं चल पा रहे हैं यार तुम। अच्छा बाबर ना 4 में से 1 गेम में रन भी कर देगा। अब आप ये देख लें जो उसने एक 50 स्कोर की है, बाबर आजम के फैंस आर गोइंग क्रेजी अबाउट दिस थिंग। ओ क्या 50। लेकिन ये तो डिसीजन मेकर्स के ऊपर भी निर्भर है ना। अगर बाबर नहीं चाहता कि वो गेम से बाहर जाए, आपने उसे एक शॉर्ट टाइम के लिए निकाल भी दिया था, लेकिन फिर आप उसे वापस लेकर आए और आपने उसको उस पोजीशन पे खिलाया जहां पर आप चाहते थे कि वो खेले। वहां पर उसमें से एक मैच में उसने परफॉर्म किया। डोंट यू थिंक इट इज टू अपॉन द डिसीजन मेकर्स नाउ टू मेक द डिसीजन एंड नॉट लीव इट ऑन बाबर? नजर आ रहा है कि बाबर डजंट वांट टू लीव T20। मुझे ऐसा लगता है that बाबर आजम जो है ना वो हमारी तमाम क्रिकेट के जो फ्रेटर्निटी है उनका ही इज द फेवरेट चाइल्ड। और बहुत ही एक लाडला बच्चा होता है ना हमारा, वो है वो। और उसको हम कुछ नाराज नहीं करना चाह रहे या क्या करना चाह रहे हैं। सर गाइस आई हैव नो आइडिया। आई एम एब्सोल्युटली मैं इस पर एक फ्रस्ट्रेटेड क्रिकेट फैन साउंड कर रहा हूँ बिकॉज यार हम भी वो मैच ज़ाहिर है नेदरलैंड्स वाला फॉलो कर रहे थे और वो मैच देख के हमें भी गुस्सा आ रहा था। यानी बाबर की जिस वक्त Does it विकेट has गिरी, anything to do with the revenue and the fan following of Babar Azam? मेरा ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने बिग बैश लीग में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया ना, बिग बैश में क्या उन्होंने तीर मार लिया। आई एम सॉरी टू से एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक बाबर आजम बिग बैश के लिए अपने दरवाजे क्लोज ही करवा कर आ गए। आगे के लिए जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, ये अगर क्रिकेट टीम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है तो बस फिर आप ना लाइक्स और शेयर्स करते हैं और आप जो है बाकी टूर्नामेंट की आप रहने दीजिए। वो भी बाकी है ना बात। यार एक प्लेयर से क्या होता है, बाकी प्लेयर्स भी तो खेलते हैं। नहीं यार अभी फिलहाल मैं इस पे बात करूंगा यार, लाओ ना उस्मान की जगह ख्वाजा लाफे को यार, खिला दो फखर को बाबर की जगह यार। क्यों? आपको पता है यार मॉडर्न गेम क्या खेलनी है, चल पा रहा है प्लेयर। अदिल भाई मजे की बात पता है क्या थी? मजे की बात ये थी कि जब पोस्ट मैच इंटरव्यू किया रमीज राजा साहब ने फ़हीम अशरफ का, तो फ़हीम अशरफ ने जो बात की ना वो ये बात थी। एक तो उन्होंने बात ये की कि बस मुझे लोग यही बोलते हैं कि राना तू ही है, वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात जो सबसे अहम थी वो ये थी कि रमीज भाई हम तो 2 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसे ही चलता रहेगा, जाहिर सी बात है। चले यार बाबर को आप एक तरफ रखें। उस्मान खान लास्ट टाइम कौन सा मैच जिताया? मेरे ख्याल से एक कोई मैच इन्होंने जिताया होगा, एक आधा। पिछले 10 मैचों में अगर आप एक मैच जिताते हैं दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हमारे पास ओपनर ही ओपनर है अल्हम्दुलिल्लाह 4, 5, 5वें नंबर तक। उसके बाद अचानक से एक ऐसे ऑलराउंडर आते हैं जिनको हमने बनाया है, माजरत के साथ अगेन वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। शादाब की मैं बात कर रहा हूं, वो किसी बड़ी टीम को आके जरा कर दें 80-40 बॉलों पे, फिर देख लेते हैं। सो इस सारी चीज में अब देखें, मैं बात करूं ना दिल भाई कि काश इरफान खान नियाजी होता, काश फला होता, तो वो काश वाली ट्रेन तो निकल गई है। अभी जो है इसी के साथ हमें वर्ल्ड कप में जाना है। योर प्रोबेबल 11 फॉर द नेक्स्ट मैच? देखिए मेरी प्रोबेबल 11 हमें अमेरिका के साथ खेलना है। अमेरिका के साथ मैच में जो एक एडवांटेज हमें मिल गया है वो ये कि उनके शायद 2 पीक बॉलर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खेल पाए बिकॉज उनकी इंजरीज लुक प्रीटी सीरियस। अली खान है और दूसरा भी उनका एक बॉलर है जिसकी वजह से शायद इंडिया रन बनाने में कामयाब हो गया, वरना उन्होंने अमेरिका ने इंडियन टीम को पकड़ के रख दिया था, जिसे कहते हैं ना। अगर आप मुझसे पूछें, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर चेंज इन पाकिस्तान टीम। आई थिंक वी हैव गॉट टू यूज्ड टू विद मेडियोक्रिटी नाउ, और हम बस इसी तरह के वन ऑफ अल्लाह तवक्कल तरीके से मैचेस जीतने के शायद बहुत आदी हो चुके हैं, जो कि उसने राना ने कहा कि जी हम तो इसी तरह 2 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं तो बस इसी तरह मैचेस जीतते रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कॉमन सेंस प्रिवेल करती है, आई थिंक वी शुड ड्रॉप उस्मान खान। इनफ ऑफ हिम यार, बहुत उसका एहसान चुका लिया हमने यूएई क्रिकेट छोड़ने का यार, बस कर दो यार। बाबर आजम शुड मेक स्पेस फॉर फखर जमान।
ही शुड गो आउट। फखर को मिडिल में ही खिलाना है ना, नंबर 4 पे खिला लो यार, बेचारा क्या करेगा वो। तो आपने उसको 11वें के अलावा, मेरे ख्याल से शायद 10वें 11वें के अलावा नंबर पे ही खिला लिया था बेचारा ओपनर वो। आप फखर को हटाएं, आप फखर को लेकर आए, आप उस्मान को हटाएं, ख्वाजा नाफे को लाएं, और आप शाहीन शाह अफरीदी को हटा के खुदा के लिए नसीम को लाएं, या फिर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लें। देख लें, विकेटें काफी डिसीविंग लग रही हैं श्रीलंका की, बट मेरी टीम ये होगी। बाकी इसके बाद तनवीर साहब आएंगे, मैं सुनना चाहूंगा कि वाकई वो बाबर को किस तरह डिफेंड करते हैं। Well, for that you will have to wait for a break. Adil bhai, thank you so much for your time. It was a pleasure on the Thank show. you. तो जनाब ये probable 11 है। Absolutely, and with that probably we अदिल भाई हमें आपके साथ तनवीर भाई को लेना चाहिए था. That would have been really fun, interesting for us to listen to. Anyways, whereas हमें लेना एक छोटा सा break. We'll see you across. वेलकम बैक अगेन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप में क्या कुछ हो रहा है। ये तो हमने जान ही लिया और डिस्कस भी कर लिया कि कल की मीटिंग के बाद अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने जिस तरह से फैसल वर्ल्ड कप का स्टार्ट किया है वो भी हमारे लिए कम से कम बहुत सारे फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग ही था। बिल्कुल, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहला मैच नेदरलैंड से कैसे समअप करेंगे अपनी कारकर्दगी को? हम तो ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करके आ रहे थे और कंडीशंस जो हैं, मैं उसको तकरीबन एक जैसा तो ना कहूं, बट स्टिल इतना बुरा परफॉर्मेंस तो हमने नहीं की थी एक्सपेक्ट अभी तक। देखिए, ये हमेशा यही होता, हम तो तंग आ चुके हैं। कभी नेदरलैंड से ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, कभी यूएसए से हार जाते हैं, कभी आयरलैंड से हार जाते हैं। मतलब जिस लेवल की जो टीम होती है हम उस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। अभी श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हमारी ख़त्म हुई, 3-0 से उनको हराया अपनी कंडीशन में। कितनी बड़ी साइड थी, वन साइड करके उनको मतलब खेलने तक नहीं दिया हमने। और यही टीम जब नेदरलैंड के अगेंस्ट खेली और इतनी मुश्किल से जीता हुआ मैच इतनी मुश्किल बना दिया, ये तो फ़हीम राणा साहब की मेहरबानी थी। मैंने तो ट्वीट भी कर दी थी, मैंने इनको हार पहना दो, ठीक है ना, कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी इज्जत रख ली है। वरना अगर इंडिया से जो मामलात, अगर मैच ना हुआ हमारा, 2 पॉइंट वो है गए, फिर उसके बाद अगर हम नेदरलैंड से हार जाते तो 4 पॉइंट तो वैसे ही चले गए थे। तो टूर्नामेंट में रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मेरे ख्याल में हमारे लड़कों को सोचना चाहिए कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंस कैसी टीम के अगेंस्ट देनी है। तनवीर भाई, चंद स्टार प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में भी हम अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, जैसा कि श्रीलंका टूर में हम एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इंडिया अपनी टीम के साथ बेहतरीन तजुर्बात कर रहा है, हमारा क्या मसला है? हम क्यों नहीं वो ट्राई एंड टेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान का मसला ये, पाकिस्तान एक दफ़ा की बात हो ना समझ आती है, हर दफ़ा यही करता है ना, हर दफ़ा यही करता है। और ये दिलों दिमागों में एक चीज़ बैठ गई है कि यार वीक टीम के खिलाफ उस जैसे ही खेलेगा। आपने जैसे इंडिया की बात की, ठीक है, नज़र आ रहा था कि यूएसए जल्दी आउट कर लेगी, 110-20 पे आउट कर लेगी, लेकिन जाहिर सी बात है वो कैचेस छूटे, उसके बाद वो 160 कुछ रन कर गए। फिर उसके बाद जो है वो इंग्लैंड के साथ ऐसा हुआ, इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से जो है वो जीता। तो मेरे ख्याल में ये जो छोटी टीम्स जो है ना, ये छोटी टीम्स सब ये समझ रहे हैं कि छोटी टीम है, मारो इनको, छक्के मारो, 250-300 रन कर दो इनके अगेंस्ट। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, नेपाल ने जिस तरह खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो नेपाल के पास जो स्टुअर्ट लॉ कोच हैं या उसके बाद आइलैंड की टीम है या और दूसरी टीम है। अब बड़ी टीम्स को ये समझ जाना चाहिए कि ये कोई पीछे कोई 15-20 साल पुरानी क्रिकेट नहीं है। अब कोचेज़ आते हैं, काम करते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हैं कि किस टीम के अगेंस्ट हमने खेलना है। उसके बाद ये छोटी छोटी टीम्स भी जो हम जिक्र करते हैं ना, इनके काफ़ी प्लेयर्स, कोई काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड में लीग खेलने जा रहा है। तो इनको भी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि अच्छी टीम के अगेंस्ट किस तरह खेलना है। स्पेशली मैं T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए हमें नज़र आता है कि बड़ी टीम ऐसे लगता है कि अपसेट कर देंगे बड़ी टीम को। तो उनको भी अब ज़रा इन टीम्स के अगेंस्ट बड़ा एक सेंसिबल तरीके से होके खेलना चाहिए। अच्छा तनवीर भाई, बाबर आजम को चौथे नंबर पे खिलाने का डिसीजन, वो ऑब्वियसली वो पे ऑफ नहीं कर रहा है। योर कमेंट्स ऑन दैट टू? देखिए, मैं तो समझता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है बस जो मैं एज अ क्रिकेटर फील करता हूँ, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं भाई चौथे नंबर पे उसको खिला के। हालांकि अगर हम न्यूजीलैंड को देखें, न्यूजीलैंड के जो डेरिल मिचेल हैं
वो भी पांचवें छठे नंबर पे आके उन्होंने बैटिंग की है। देखिए बात ये है कि अगर हम ये बोलें जी डेरिल मिचेल जो है वो 141 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं 170 से, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। डेरिल मिचेल की और बाबर की परफॉर्मेंसेस कोई मुकाबला ही नहीं है जो बाबर ने अपने T20 में दे दी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपने प्लेयर को बैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर शाम सोशल मीडिया डेरिल मिचेल को लेके उसका दिमाग ख़राब कर दिया, ऐसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। इस आजकल के दौर में ही डेरिल मिचेल खेल रहा है, आजकल के दौर में ही शे होप खेल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब बाबर जब खेले तो इनको क्या, हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से चौथे नंबर पे वो जो खेल रहा है, क्योंकि हमारे लोग तो उसको नहीं खेलने देंगे। तो बात ये है कि सीधी सीधी अब ये बाबर आजम को सोचना है कि उसने क्या करना है, क्या आगे चल के उसने T20 खेलनी है इसी नंबर पे, चौथे नंबर पे, या कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंदर परफॉर्मेंस दे दे, कोई 100 कर दे, एक आध 50 कर दे तो सबके मुंह बंद हो जाए। वरना मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम का ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। वेल ठीक है तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया। हम तो यही होप करेंगे बाबर क्या पूरी टीम चले, हम बाकी अपने मैचेस ज़रूर जीतें और स्टिल हैव टू वेट फॉर द डिसीजन बिटवीन इंडिया के क्या आता है 15 अगस्त के लिए। वेल इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपने रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक। अफगानिस्तान से 21 दहशतगर्द तंजीमें जो ऑपरेट कर रही हैं, अब भारत उनके लिए फंडिंग और टारगेट्स फराहम कर रहा है। ये बात की है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, और ताज़ा बयानात उन्होंने दिए हैं खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर। ये तमाम तर चीज़ें एक बार फिर सवाल खड़े कर रही हैं। अब हुकूमत के मुताबिक दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफगान मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार हैं उनको गिरफ्तार तो किया जा चुका है, और मज़ीद जो इस तरह की गिरफ्तारियाँ अमल में आएंगी, ऑपरेशन किए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान जिस समत में है और जिस तौर से इंडिया या दीगर ममालिक इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट तमाम तर दहशतगर्दी को फंड कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान को किस तौर से लेना चाहिए, इस पर एनालिसिस हासिल करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ना सिर्फ वज़ीर दाखिला साहब, ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब, हमारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है और हम बारहा ये कह रहे हैं कि किसी भी दहशतगर्द से, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से हो, अब उससे बात नहीं होगी, अब उनका मुकाबला होगा और उनका कला कमा किया जाएगा। द प्रॉब्लम इज़ कि हमें ये बावर करवाना होगा पूरी दुनिया को कि हम किसी भी किस्म के और दहशतगर्दी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, फिर उसके स्टेक होल्डर्स कोई भी हों। देखिए पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर किया, हर दफ़ा हर मौके पे बात की है। इवन फिर मार्शल आसिम मुनीर ने बात की, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, कि हमने तहैया किया हुआ है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ लड़ेंगे, इनको जड़ से ख़त्म करेंगे, और इसमें इसके लिए जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो हमें शहादत देनी पड़ेगी देंगे। लेकिन एक बात है कि पूरी कौम को साथ खड़ा होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे KPK में, जहाँ पर इलीगल स्पेक्ट्रम से जो फाइनेंशियल टेररिज्म होता है वो स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसका पैसा जाना बंद हो जाएगा तो ज़ाहिर है कि अपनी मौत खुद मार लेंगे, जिसमें हुंडी का पैसा है, नारकोटिक्स का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, टायर, सिगरेट, स्मगल्ड गाड़ियाँ आती हैं, वो है। और ये इसमें कुछ उनके मिनिस्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, कुछ उनके वहाँ के लोकल बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं। तो दैट चीफ मिनिस्टर KPK हैज़ टू इंश्योर, और भी पॉजिटिव है कि वो काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल टेरर के खिलाफ हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं। एक तो ये और सेकंड इसके बाद ये देखें कि ये जब धमाका हुआ है तो विद इन 4 आवर्स इन्होंने चारों सहूलतकार जो थे उनको पकड़ लिया अपने शहर से। इसका जो मास्टरमाइंड है दाइश का वो पकड़ा गया। ये जब जिंदा पकड़े जाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में कौन कौन है फैसिलिटेटर्स, कौन इनको पसंद करते हैं, कौन प्लान करते हैं, कौन एग्जीक्यूट करते हैं, कौन कमांडर हैं, कहाँ पर हैं, सारे डिटेल पता चल रहे थे। आई थिंक लाइक जो 216 हमारे हमने बलूचिस्तान में, अब वो भी तो कहाँ है, आके बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं 10-11 शहरों में वो एक रात को रुकते हैं, कहीं छुपे हैं, किसी ने उनको प्रोटेक्शन दी है, किसी ने उनको खाना दिया है, किसी ने उनको रिहाइश दी है, किसी ने उनको रिकॉन्सेंस कराई है। तो ये सब के बारे में हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत सही है, तेजी से अमल कर रही है, इंफॉर्मेशन ले रही है ताकि उनको पकड़ा जाए। तो आई तो ईयर है, अगर इनको हम पकड़ लेंगे इसका फायदा ये होगा कि कम अज कम उनको एक्विजिशन बड़ी प्रॉपर पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी इतने ज़्यादा मानने का मतलब है इनकी कमर वैसे ही टूट गई होगी, और आप ये सॉफ्ट टारगेट पे जा रहे हैं, जैसे मस्जिद में धमाके करती है, अवामी इज्तिमा में चले गए, शादी के इज्तिमा में चले गए,
इस तरह की हरकतें करते हैं। हारिस साहब, फॉर अ मल्टी प्रॉन्ग्ड प्रॉब्लम हमें मल्टी प्रॉन्ग्ड सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं ना। आपने तस्करा किया अपनी गुफ्तगू में कोयटा वाक़यात का भी और फिर इस्लामाबाद वाक़यात का भी। कोयटा जो में वाक़यात हुए हैं, ऑल्दो वहाँ पे भी रिलीजियस एथनिसिटीज़ के ख़िलाफ़ मामलात होते हैं, लेकिन इस बार इट वाज डिफरेंट। वो एक मुख्तलिफ नौयत के हमले थे, उसके पीछे अवामिल कार फरमा डिफरेंट थे। ये वाला जो इस्लामाबाद में हुआ, उसके पीछे एक डिफरेंट नौयत का हमला, उसके पीछे मुख्तलिफ अवामिल कार फरमा थे। सो माई पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली अराउंड द क्लॉक, अराउंड द ईयर इस तरह के मामलात तो दरपेश रहते हैं, लेकिन इस बार इस ताज़ा लहर के पीछे आपको क्या मुहर्रिकात लगते हैं? इज़ इट के वी आर कमिंग गुड इन टर्म्स विद US of A एंड द गल्फ कंट्रीज एंड ऑल, एक वहाँ पे इकोनॉमिक टर्म की बात हो रही है, हम स्तान कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज मजबूत होते जा रहे हैं। क्या रीज़न है इस बार इस नई लहर का? लेकिन भारत को भारत को जो मार के हक में हमने इतनी सख्त शिकस्त दी है बनाने महसूस में, अब वो इतनी बड़ी फौज को जिस तरीके से पाकिस्तान ने फिर मार्शल रियासत ने एक प्लानिंग करके ऑपरेशन प्लान से एग्जीक्यूट किया, और मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन के अंदर टोटल इसको शिकस्त फाश दी और मुंह काला हो गया। दुनिया में इनको हजीमत उठानी पड़ी है। ये बिल्कुल दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं और पाकिस्तान का स्टेचर बड़ा हाई हो गया, पाकिस्तान की हर एक रिस्पेक्ट कर रहा है। ये वजूहत हैं जिनकी वजह से भारत को अभी नींदें उड़ रही हैं, कह रहे किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ, बदला लो पाकिस्तान। फौज तो उसकी अब कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि हमने उनको बता दिया कि व्हाट वी कैन डू एंड हर सब कितना बड़ा ये हमारे लिए इंटरनल चैलेंज है, इससे बड़ा कि ये हमारा एक्सटर्नल चैलेंज है। हमें पता है कि हमारे बॉर्डर्स किन ममालिक से लगते हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान की अपनी मौजूदा हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत किस हद तक एक पेज पर आएंगी और कब तक आएंगी? लेकिन सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ हैं। द प्रॉब्लम वाज ओनली विद KPK, और अभी जब प्राइम मिनिस्टर मुलाकात हुई है, चीफ मिनिस्टर में आई सीन की आइस मेल्टिंग हुई है, और अभी जब जितने भी जनाजे हुए हैं, आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर वो भी अटेंड किए हैं, तो इट लुक्स डिफरेंट। अब लेट्स सी कि अभी क्या कितनी सपोर्ट आती है, बिकॉज देखिए दुनिया को मैसेज ये जाना चाहिए कि पाकिस्तान की पूरी कौम मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए। अगर डिफरेंट हमारी यहाँ से आवाज़ें जाती हैं, KP गवर्नमेंट की और आवाज़ जाती है, तो दैट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए ये हमारी एक होनी है, और हमारा नैरेटिव दुश्मन का देखें नैरेटिव क्या है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम में जो इत्तेमाद है उसको दूर करो, इंतशार पैदा करो, फौज को कमज़ोर करो, और फिर पाकिस्तान का इराक, लीबिया, सीरिया की तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि वो फौज मजबूत है, ये नहीं होती। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाथ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, और उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के वाक़यात होने से पहले कलाकमा किया जाए, इनका सद्देबाब किया जाए। इसी के साथ हम एक वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, क्योंकि जो वीकेंड का इख्तिताम हुआ है ख़ास तौर पे लाहौरियों के लिए, वो तो आउटस्टैंडिंग था भाई। 3 रोज़ तक ये बसंत फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी रहा, बल्कि आज सुबह 5 बजे तक इसको एक्सटेंड कर दिया था मरीम नवाज़ ने। तो रोशनियाँ, खुशियाँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फेस्टिविटी हमने लाहौर में देखी, और हम दुआ यही करते हैं कि लाहौर तक नहीं बल्कि इसकी रंगीनी पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान तक ये फैले। एब्सोल्युटली। लेकिन उस बीच एक और चीज़ हुई, इस पूरे फेस्टिवल को किसी भी तरह से सैबोटाज करने के लिए या इसको रोकने के लिए भी हमने देखा कि एक सरगर्मी जारी रही, और वो ये कि पहिया जाम हड़ताल करने की कोशिश की गई। बहरहाल वो पहिया जाम हड़ताल कामयाब नहीं हुई, और उसके बावजूद भी हमने देखा कि लाहौर क्या पूरा पंजाब ही ये चाहता था कि वो लाहौर पहुँचे और लाहौर पहुँच के बसंत को मनाएं, और हमने एक कामयाब इनेकाद इस फेस्टिवल का देखा भी। ऐसे में जो सियासत हुई उसके ऊपर भी ज़रा से बात कर लेते हैं कि ये सियासी जो हम देख रहे हैं हलचल, उसमें क्या वाकई ही पाकिस्तान का फ़ायदा है या पाकिस्तान का नुकसान। बट बिफोर दैट लेट्स एंजॉय अ फ्यू मोर क्लिप्स फ्रॉम बसंत। फरिया परवेज़ अपने मशहूर गाने के साथ जो है शी वाज देयर ऑन द रूफ टॉप्स, और उसमें
जनाब कौन कौन शामिल था इसमें? तमाम तरह सियासी रहनुमा भी शामिल थे। ओके, सो दैट वाज पतंगबाज सजना फॉर यू। मेरे ख्याल में वो सारे बच्चे जो 90s में बड़े हुए हैं, दे हैव मिस दैट सॉन्ग ऑन बसंत, बिकॉज उसके बाद बसंत हुई नहीं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये बड़ा ही नॉस्टैल्जिक सॉन्ग है। एवरी टाइम जब भी कभी इस गाने को बजाया जाता है, और ख़ासतौर पर बसंत से ज़्यादा अच्छा मौका क्या हो सकता है। जनाब और इसी बीच जो कॉल दी गई थी हड़ताल की 8 फरवरी की, वो तो सामने आ ही चुकी है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उसकी क्या सिचुएशन रही, और बताया तो यही गया कि जी ये मतलब सबसे ज़्यादा हिलेरियस था कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा था कि ये बंद है वो बंद है। इतवार को वैसे कराची के उर्दू बाज़ार से लेकर कोयटा के बाज़ार तक बंद रहता सब कुछ बंद होता है। अभी इस पर क्या ही बात कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या था, और जब ये सारी चीज़ें अब फेल हो रही हैं तो क्या है अगला लाएमल? सीनियर तज़कियाकार इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि हम पीटीआई के बंद होने की बात करें, कि सर बड़ा ज़बरदस्त आपने भी इंजॉय किया होगा, थोड़ा सा हमें भी बताएं कैसे पंजाब ने, लाहौर ने ख़ास तौर पे बसंत को सेलिब्रेट किया है, और आगे फिर क्या प्लान्स रहे इन लोगों के? अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल ऑफ बसंत इज ऑब्वियसली हम बार बार जेन ज़ी का तो जिक्र कर रहे हैं कि एक नई जनरेशन को आपने बताया है कि आपके जो बड़े बूढ़े थे उनके पास सोशल एक्टिविटी में एक ये एक्टिविटी भी हुआ करती थी जिसको आप एंजॉय कर रहे थे। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फ़वाइद तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर दिए, बट आई ओवर एंड ओवर से दिस कि पाकिस्तान को अपना सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फोर्स करके पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान ने FATF में बीइंग पार्ट ऑफ दैट ग्रे लिस्ट उससे बाहर निकलकर इसका मुकाबला किया, फिर पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ाकर उसका मुकाबला किया, एंड नाउ बसंत और इस जैसे और बहुत सारे इवेंट। और जिस तरह से हमने मुर्तज़ा वहाब साहब को सुना ये कहते हुए कि जी कराची में भी बसंत होगी और पूरे पाकिस्तान में बसंत होगी, आई थिंक ये वन ऑफ द फैक्टर्स है वेयर मुझे ख्याल में खुशी और इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो कंटेजियस होते हैं, आपकी खुशी को दोबाला करते हैं। तो पूरी मुल्क को ही मेरे ख्याल में इसको एंजॉय करना चाहिए और इसमें रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह आप बात कर रही थी ना सादिया, बहुत सारे दोस्त जो वहाँ पे मौजूद थे लाहौर में, और अब यकीन करें कराची से ट्रेन्स में लोग गए हैं, जाके वहाँ पे उन्होंने बसंत एंजॉय की है। पूरे मुल्क से लोग आए हैं, पंजाब भर से लोग आए हैं। अच्छा, ये 3 दिन लाहौर में इसको रखा गया है, और यही टेस्ट किया जा रहा था कि लाहौर में ये कैसा रहता है। लाहौर ने बहुत ज़बरदस्त उसको रिस्पॉन्ड किया है, और अल्लाह का शुक्र ये भी है कि कोई नाखुशगवार इस तरह के वाक़यात भी सामने नहीं आए, जिसका मतलब ये है सादिया कि अगर तो प्रॉपर SOPs के साथ किया जाए तो आप क्यों अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली। और ये फैसल एक टेस्ट ट्राई था। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें इसमें भी हमने सीखी होंगी कि ठीक है अगली दफ़ा हमने ये सख्ती रखनी है और ये सख्ती हमने हटा देनी है, ये प्रिकॉशन ज़रूरी है, और ये शायद लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड करेंगे। आई जस्ट वांट हैव वन गुड डिसीजन। अगर इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इससे पहले कि हम दोनों आपस में डिस्कशन करें उनसे डिस्कशन कर लेते हैं। इमरान साहब, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा फैसल का आपसे सवाल ये था कि हमने कराची से बैठ के लाहौरियों को एंजॉय करते हुए देखा है बसंत, आपने क्या एंजॉय की है, क्या माहौल था बसंत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये साथ और फैसल जी, कि आप दोनों ने कराची से अगर से एंजॉय तो कर लिया, लेकिन एक्चुअली मिस दिस स्पिरिट। ये बसंत जो है ये एक ऐसा लाहौरियों का त्यौहार है कि आप यकीन करें, जब इसको बंद किया गया, जब इस पर पाबंदी लगाई गई, तो उस वक्त पिक्चर ये थी कि लोग ईद बकरीद पे पाकिस्तान नहीं आते थे, बल्कि बसंत मनाने इस त्यौहार पे जरूर आते थे। ये फेस्टिविटी इतनी थी, लोग इतने ज्यादा इसको एंजॉय करते थे, खुश होते थे। तो अब इतने सालों के बाद ये हुआ है तो लोग जो है बड़े खुश थे। लाहौरियों का जोशो गलबला जो है, वैसे जिंदा लाहौर ऐसे कामों में खुश रहते हैं, वो काबिल दीद था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि खैर खरीदत से ये हो गया, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये डर था तो खुदा ना हादसा ना हो जाए या ये पोस्टपोन ना हो जाए। तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि इस दफा तो जो बसंत हुई सो हुई, अब आप अगले साल देखिएगा कि ये बसंत इस साल की बसंत से भी कई गुना ज्यादा बड़ी और अच्छी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब बिल्कुल इस पे तो कोई दो राय नहीं कि हमने यहाँ सिर्फ देखते हुए एंजॉय किया, तो वहाँ पे एक्चुअली लोगों ने जाके कितना एंजॉय किया होगा। ये अब पाकिस्तानी जो है ना, और किसी चीज़ के मुताबिक अभी हो नहीं सकते इमरान साहब, और यू नो इट बेटर देन मी। एहतजाजी सियासत, धरने की सियासत, जलाओ घिराव की सियासत हो गया।
आई मीन हो गया ना, काफी हो गई है चीज। जो कॉल दी गई थी, अब जरा उस पे आ जाते हैं। उस कॉल का क्या बना, जरा बताइएगा। 3 दिन लाहौर में, पंजाब भर में क्या सिचुएशन रही? देखिए फैसल पे कॉल जो थी ना एहतजाज की या हड़ताल की, लाहौरियों ने उसको दौर के साथ खत्म कर दी। अब पीटीआई के लोग, बहुत सारे लोग पीटीआई और इमरान साहब, हमारे जहन में तो ये बात भी आ रही है कि एक सेंसिबल और एक सेन दिमाग ये समझने की कोशिश करेगा कि एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का उजागर हो रहा है। ऐसे में इस पहिया जाम हड़ताल की सेंस क्या बनती है? और फिर आप ये कहें कि आप पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं वहाँ पर जहाँ सिर्फ इसका एक कल्चरल वैल्यू नहीं है, इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है ना। तो आपको लगेगा कि यार आप क्यों खड़े हैं इस तरह की कॉल के साथ, जब आप एक ऐसे फाइनेंशियल इवेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ जो है, अगर वो देखे तो अपनी गाइडेंस जो उनका मौक़िफ़ था उसके लिए मशहूर थे। जो उनके जलसे भी होते थे उसमें भी गाने भी होते थे, नाच भी होता था, सब कुछ होता था। और वो जो थे उनकी और तरह था। और उनका जो समझ लें कि पीटीआई के सपोर्टर्स थे, सब ऐसी चीजों को पसंद करते थे। अब आप अगर उसके नैरेटिव को बाद एक डिग्री तो इनको नहीं दूसरी तरफ ले जाए और आप कहें कि आपने बसंत जैसी खुशियां नहीं मनानी, बल्कि आपने पहिया जाम करना है, आपने जो है ना अपने बच्चों को नहीं करना, आपने रिलैक्स नहीं होना, ना किसी को होने देना, बल्कि आपने टेंशन ही क्रिएट करनी है, तो फिर उसमें आपका अपना जो वोटर सपोर्टर है वो भी डिस्टर्ब होगा। वो भी कहेगा कि यार ये हमें किस काम में लगा रहे हैं, ये क्या चाहते हैं। तो ये लीडरों के बच्चे तो बसंते मना रहे हैं, पेचे लड़ा रहे हैं और हमें कहते हैं सड़कों पे आ जाए। आप मुझे ये बताएं ना कि कब कितने थे जो सड़कों पे आए हैं, थोड़ा गिन के मुझे उनके नाम तो बता दें, कितने लोग थे भाई। उनके घरों में पकवान चल रहे हैं, उनके घरों में बसंतें मनाई जा रही हैं और लोगों से वो ये तो करें दूसरों के बच्चे जो है खुशियां ना मनाए बल्कि रोड पे आ गए। एब्सोल्युटली। और मैं तो ये नून लीग के बहुत से रहनुमाओं के ट्वीट भी देख रहा था, वो उनके बयानात भी थे कि ये पीटीआई वाले कारकुनान और सॉरी जो लीडरान हैं वो तो हमारी छत पे हमारे साथ बसंत मना रहे थे। अच्छा, यू नो व्हाट, इसको बुरी तरीके से ये तो चीज़ अब नाकाम हो गई है ना। आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बारहा हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात, बारहा हुकूमत की तरफ से मिल बैठने की बात। ये बड़ा अहम साल है सर इमरान साहब, और हमने देखा कि साल की शुरुआत में 2 बहुत ही दिलदोज़ वाक़यात हुए हैं। कोयटा में तो मतलब इट वाज हॉरेंडस, लेकिन जिस तरीके से उसको हमारे बहादुर सपूत ने डिफेंड किया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। और इस्लामाबाद में जो चीज़ हुई वो भी बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली, बहुत दिल दुखाने वाली चीज़ थी। इस सारे मामलात के बीच में इस एहतजाजी सियासत की कितना स्कोप देखते हैं आप? बात जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मैं तो मुस्लिम लीग नून या पीटीआई की या पीपल्स पार्टी की बात ही नहीं करना चाहता। मैं एक बतौर पाकिस्तानी के ये समझता हूँ कि हम सबको मिल के अपनी जो नई नस्ल है, आने वाली नस्ल है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम वाकई ही कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं या करते जा रहे हैं कि जिससे उनको यहाँ सुकून से वो रह सके। तो ये सोचना छोड़ दें कि उन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना, किसी दूसरे मुल्क में जाना है। हमारे बच्चे, हम वो आपके बदनसीब जनरेशन है कि हम खुद बाहर नहीं गए इसलिए कि हम मुल्क में रहना चाहते थे, और अब बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो हम सोचते हैं कि इनको बाहर कैसे भिजवा दें, इसलिए कि यहाँ पे हालात उस तरह के नहीं है। मामला ये है कि ये हालात कैसे ठीक होंगे। तो मेरे भाई ये हालात ऐसे ठीक होंगे कि आपको जाति सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा, नई नस्ल के लिए सोचना पड़ेगा। आप खुदारा ये सियासत को छोड़ दे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, ये आगे बढ़ के बड़े भाई का किरदार अदा करे। और इमरान खान साहब भी अब मौना मानू की लटक छोड़ के वो भी खुदारा थोड़ा सा अपने रवैये में कुछ नरमी लाए, वो भी मुज़ाकरात की तरफ आए। जहाँ वो कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, वो तो बात के मुँह नहीं लगाते। अगर वो मुँह नहीं बिल्कुल ठीक है लगाते इमरान तो साहब, कहते हैं आपकी बात हम तक पहुंच गई। बिल्कुल ठीक है, और यकीनन पाकिस्तानी जो है वो किसी भी मज़ीद एहतजाजी सियासत के इसलिए हो सकते, क्योंकि स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक
जो है वो हम तरक्की का पहिया भी नहीं चला सकेंगे और बाहर की दुनिया का एतमाद भी हासिल नहीं कर सकेंगे। वेल, बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब आपका। इसी के साथ हम एक मुख्तसर सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे मज़ीद कहानियाँ आपके साथ शेयर करने के लिए। Stay with us. आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगैन। जहां इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत अच्छी अच्छी खबरें शेयर कर रहे थे और दिल खुश हो रहा था कि पाकिस्तान एक अच्छी समत की तरफ जा रहा है, लेकिन उन सब में जब हम कराची के मसाइल को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा पाकिस्तान एक जानब खड़ा है और कराची अपने मसाइल को लिए हुए एक तरफ खड़ा है। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले जो हादसात हैं वो एक यूँ समझे कि उसमें कंसिस्टेंसी है। आपको रोज़ एक नया हादसा, कई बार दिन में कई नंबर ऑफ हादसा जो होते हैं। आज भी हमने देखा कि नीपा चौरंगी में एक हादसा पेश आया जिस पर एक खातून उससे मुतासर हुई है। तो ये बेकाबू और बेहंगम ट्रैफिक हम देखते हैं तबादले वीटा चौरंगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जहाँ पर यह हादसा हुआ है। लेकिन ये एक ऐसी बात है जिससे हम कई बार देखते हैं कि जो चेहरे हमें मंजरनामे पे नज़र आते हैं, बड़े चेहरे, उनको तब्दील कर दिया जाता है और फिर हमसे कहा जाता है कि जी अब नई भर्तियां हो गई हैं, अब कुछ नए चेंजेस किए जाएंगे, अब कुछ सख्तियां की जाएंगी। और फिर हम देखते हैं कि वही एक्सीडेंट्स 4 रोज़ बाद, 3 रोज़ बाद दोबारा से रिपोर्ट होने लगते हैं, लेकिन उस निज़ाम में बेहतरी नहीं आती जिससे मुतासर हो रही है कराची की वो आवाम जो आए रोज़ टायरों के नीचे कुचली जा रही है। मेरे ख्याल से अब वो पैरेलल भी हम ड्रॉ करना छोड़ दें कि जी ये कैमरे लगाने के बाद देखें ना, कैमरे तो लगा दिए गए हैं, व्हाट्स आफ्टर दैट? बिकॉज कैमरे सिर्फ पकड़ेंगे डिजिटली, ऑन ग्राउंड चीज़ें बेहतर कैसे होंगी? इवन ऑनलाइन ट्रैफिक रूल्स मुतारिफ करवा दिए गए हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आपके एक्सीडेंट्स तो नहीं कम हुए जिनकी हैं। हम बात कर रहे हैं, टैंकर्स और डंपर्स की और ट्रक्स की, प्रॉब्लम इसके कितने उसमें से जाली नंबर प्लेट के चल रहे हैं सादिया। Absolutely. तो एक आम शहरी है वो ये सवाल करता है कि वो बलोच से ऊपर चढ़ रहा है, वो नीपा से आगे जा रहा है, गुलशन चौरंगी से आगे जा रहा है, कोरंगे आ रहा है, जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पे उसकी एक अच्छी सी तस्वीर आ जाती है और वो चली जाती है उसके पास के आ जाएं जनाब, बिल भर दें। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं इस पे अब तक कार्रवाई टुडेज मेन फोकस इज इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सैयदा तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए। मुझे ये शेयर करते हुए भी बड़ा दुख भी हो रहा है। हम अल्लाह का वैसे शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि हमारा अपना एक एम्प्लॉय है हमारे अपने चैनल का, 2 दिन पहले उसके साथ भी इसी तरह का हादसा पेश आया और यहीं ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के ऊपर डंपर अगर मार रहे हैं आपको तो आपको उसके बाद रह क्या जाती है चीज़ ब्रिज पे चढ़ाई के वक्त, जहाँ पे ऑलरेडी आपको स्पीड स्लो रखनी है लेकिन वहाँ भी शहरी महफूज नहीं है, सड़क पे महफूज नहीं है। सो माय क्वेश्चन इज तहसीन साहिबा, कुछ DIG ट्रैफिक के तबादले भी हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी हुई हैं, अमिडस्ट ऑल दिस ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं आप लोगों के सारे एफर्ट्स के बावजूद, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। Thank you, good morning. फैसल, यकीनन ये बहुत काबिल अफसोस वाक़यात हैं जो कि इस तरह हमारे शहर में हो रहे हैं। उसके लिए हम चीज़ें रिफॉर्म्स भी लेके आए हैं, हमने डिफरेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आपको भी पता होगा कि हम पे उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। हमने फाइन्स वगैरह इसीलिए रखे हैं कि खुदा न खास्ता इंसान की जान से बढ़कर पैसे नहीं होते। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास 1 रुपया भी ना आए फाइन में, लोग इतना जो है वो लॉज को, रूल्स को फॉलो करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं की जा रही हैं। और फिर एक चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए कि देखिए, कराची जो है वो सिर्फ सिंध का जो है वो इकोनॉमिक हब नहीं है, पूरे पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है वो। तो यहाँ से पूरे मुल्क से ट्रैफिक आ रहा है। हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ें करना नहीं चाहते, हम यकीनन चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। पूरे मुल्क से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो कराची में ही आ रहा है। उसमें जाहिर सी बात है जब वो सामान लोड होके आ रही होती हैं चीज़ें, तो ज़्यादातर हैवी ट्रैफिक ही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने जो रिफॉर्म्स भी लेके आए हैं, जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, उसमें हमने टाइमिंग्स फिक्स किए हुए हैं कि जी सुबह 6 से रात 10 बजे तक जो है वो हैवी ट्रैफिक के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे वाटर टैंकर्स हैं,
इस तरह की जो चीज़ें, या सॉलिड वेस्ट का है जो कि वेस्ट उठा के आपको डिस्पोज ऑफ करता है सिटी से, तो वो उनकी टाइमिंग्स में उनको रिलैक्स किया गया है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही था। क्योंकि अब हमने जब तमाम ट्रैफिक को बंद कर दिया था तो हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था कि जिस शहर में फिर कचरा अगर नज़र आ रहा है तो फिर हमें ब्लेम ना करें, क्योंकि हम तो कचरा उठा ही नहीं पा रहे, हमारे टैंकर्स तो मूव कर ही नहीं पा रहे हैं सिटी में। तो उसके बावजूद हमने जिस तरह की हमने फाइन्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया। हमने जिस तरह, अगर कोई हेलमेट नहीं पहन रहा है या कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ट्रक है या कोई भी गाड़ी है ओवर स्पीडिंग कर रही है, उस पर जितने हैवी फाइन्स लगाए, इसीलिए लगाए सादिया फैसल, कि लोग एटलीस्ट पैसों के डर से ही चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि इंसानी जानों की तो यहाँ कोई वैल्यू लगती ही नहीं है। ये लोग जिस तरह वायलेशन कर रहे होते हैं, आपने भी रोड्स पे देखा होगा, रॉन्ग वे कितने लोग आ रहे होते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट जो है तो उनके लिए भी आई एम इसीलिए कंप्लीट, मैं जी आपके साथ अग्री इससे कम नहीं कर सकती। जो आप बातें कर रही हैं ना, अगर उस पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ ना तो आप बिल्कुल ठीक बात करें, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से मैं और फैसल बात कर रहे हैं ना, जो हम लोग कहते हैं ना कि जब तक आपके अपने ऊपर नहीं बीतती है आपको तकलीफ का अंदाज़ा नहीं होता। तो हम एक ऐसे दुख में इस वक्त मुब्तला हैं जहां हमारा ही एक कलीग, एक काइंड और एक बहुत ही हम्बल कलीग, जो कि शायद अपना ख़र्चा भी नहीं खुद उठा सकता है, वो दिन में पुल के ऊपर से आप कैसे अलाउ करते हैं कि आप किसी डंपर को, मतलब एक मसला नहीं है यहाँ पर, रात और दिन का एक अलग मामला है कि कोई डंपर दिन के औकात में कैसे निकल जाता है। मामला ये है कि जिन रास्तों से उन्हें अलाउ नहीं है वो वहाँ से कैसे उतर जाता है, और अगर किसी गरीब की जान खतरे में आती है तो उसका क्या पुरसाने हाल है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिंध हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी? जो फ्रैक्चर्स उस शख्स को हुए हैं, जो उसे मेडिकल बिल्स पे करने हैं, क्या उसकी सिंध हुकूमत जिम्मेदारी लेगी या ट्रैफिक पुलिस उसकी जिम्मेदारी लेगी? देखिए, हम ही ज़िम्मेदार हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। बीइंग अ गवर्नमेंट हमारी ही ज़िम्मेदारी है। अगर कुछ ऐसे हादसात हो रहे हैं तो हमें कसूरवार ठहराया जाएगा, क्योंकि हम रूल कर रहे हैं इस सूबे को। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि अभी भी अगर आप सादिया देखें किस तरह के जो हादसात हो रहे हैं, उसमें कमी आई है जब से हमने ये जो है ट्रैफिक रूल्स में सख्ती की है। ऐसा नहीं है कि जो हादसात, अगर आप 2024 के फिगर्स उठा के देखें और आप 25 के फिगर्स 24 के, अब 26 में टिल नाउ, तो चीज़ों में कमी आई है। लेकिन जिस तरह के जो लोग वायलेशन कर रहे हैं वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, वो गाड़ियां भी जब्त हो रही हैं, उसके ड्राइवर्स को भी पकड़ा जा रहा है, उन पे हैवी फाइन्स भी लगाए जा रहे हैं। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने 100% काबू पा लिया है इस तरह के हालात में। यकीनन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत बिल्कुल। और हमारी तहसीन सिटी साहिबा है, जो लेकिन जो हम लोगों को बिल्कुल मुसलसल कता कलामी की गिरफ्तारियां हो रही हैं, माजरत, अगर हाँ, आप कहेंगे। कता जी कलामी की माजरत। जी जी जैसे जी कि आपने फैसल खुद जी भी ये गुफ्तगू की, ये बात ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और हमारे यहाँ जो कल्चर है कराची में, चलें उस पर भी बात कर लेते हैं। भाई है कल्चर रॉन्ग साइड आने का, और कोई राइट साइड जा रहा हो और अगर उसको वो कहे कि आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं तो अगला कहता है कि तुम कौन। तो ये एक चीज़ है। और ये आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। बहुत से इलाके में नाम ले लूँ, और अभी स्कूल्स की छुट्टी जिस वक्त होगी उस वक्त ऐसा रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं। मैं बाकी सारी जगह छोड़ें, मैं आपको 2-3 नाम दे देता हूँ, जिसमें से सबसे बड़ा मिलेनियम और दूसरा है आपका जौहर चौरंगी। इतना ज़्यादा रॉन्ग ना। ये जो हमने एक बनाया था ई चालान, जिसमें ट्रैफिक पुलिस वालों को कहा था कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वी वर लाइक ओह हम तो दुबई बना दिया। दैट वाज अ गुड थिंग कि जी आपको पुलिस की ज़रूरत नहीं है, वो पीछे से मॉनिटर करे और आपके घर चलान आ जाए, दैट्स इट। बट डू यू थिंक, क्या आप लोगों को अब सोचना पड़ेगा इस पे कि जी थोड़ा सा इसको हाइब्रिड निज़ाम करते हैं, जहां पे ज़रूरत हो वहां पे स्टेशन लाजमी करते हैं सार्जेंट्स को, बिकॉज आवाम तो नहीं आ रहे बास, ठीक है। ट्रैफिक ये आपके जो डंपर टैंकर वाले हैं ये भी नहीं आ रहे बास, ये भी माशाल्लाह से रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, गाड़ी वाले भी रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं। सो डू वी नीड अ हाइब्रिड सेटअप? देखिए, हम वी आर वर्किंग ऑन इट फैसल। अगर आप देखें कि हम जो है स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी काम इस वक्त चल रहा है। अब वो बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो लॉन्च भी हो जाएंगी। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन है कि फिटनेस सर्टिफिकेट है, इस तरह की तमाम चीज़ों पे वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि हमारे लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जैसे जौहर की बात की, बिकॉज मैं भी जौहर में ही रहती हूँ, अगर आपने जो अभी ब्रिज वहाँ पे जो बन रहा है वहाँ पे देखें, जो कैमरास लगाए थे वो तमाम कैमरास गायब हो चुके हैं। तो हमारे लोगों में भी थोड़ा सा सिविक सेंस जो है वो डेवलप करने की, आई थिंक we should work on it as well, because इस तरह के जहाँ जहाँ कैमरास लगे, मैंने बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स देखे कि जिसमें कैमरास लगे थे और वो कैमरास अब गायब हो चुके हैं। राइट। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं, आपको ही फैसिलिटेट करने के लिए, अपने आवाम को ही फैसिलिटेट करने के लिए, जहाँ आपने बात की कि जिसका अपना कोई जाए, तो देखिए जो जितने लोग हैं ये हमारे ही अपने हैं ना। ये तो आप हमें खबर दे रही हैं कि जो कैमरे लगाए गए थे वो कैमरे चोरी हो गए।
ये मैंने खुद विटनेस किया है। ये मैं कोई पार्टी या मैं गवर्नमेंट की लाइन नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ पे निकलती हूँ बाहर, तो मैंने देखा कि जो कैमरेस मेरे ड्राइवर ने दिखाया कि बाजी देखें यहाँ के सारे कैमरेस हट गए। ये स्पेसिफिकली तो मुझे लगता है कि पे अब आप पिन पॉइंट कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ये जो बिन हाशिम के बिल्कुल सामने वाला सिग्नल है, ठीक, ये ठीक। मुनव्वर चौरंगी पे। वाह, तो the busy- अब busiest देखिए amongst हम all. लोगों के हर पोल पे तो पुलिस नहीं खड़ी होगी ना, थोड़ा सा तो लोगों को भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा हमारे अवाम को भी कोऑपरेट करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वी आर नॉट रिस्पांसिबल, तहसीन जी साहब, हमें रिस्पांसिबल है जी। एब्सोल्युटली, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त जी। है। लोगों को खुद भी अपने शहर को जो है ना, आप चाहते हैं आप अच्छे शहर में रहें, आपको प्रोटेक्ट करना होगा जो आपको गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है। लेकिन आपने उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा जहाँ पर रूल्स सही फॉलो नहीं होते, छोटे रूल्स सही फॉलो नहीं होते, और स्टेट उन रूल्स को फॉलो करने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ नहीं करती, वो प्रॉम्प्ट कार्रवाइयाँ नहीं करती, वहाँ पर लोग इस सिस्टम को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। यानी छोटी चोरियाँ, मॉबिंग और इस तरह के हम मगिंग और इस तरह के वाक़यात जब देखते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, ये 10,000 इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको लगता है कि ठीक है, दे कैन गेट अवे विद दिस। तो हमें मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी जगहों पर जो छोटे छोटे वाक़यात हो रहे होते हैं उन पर सख्ती करनी होगी और इसको कंसिस्टेंट रखना होगा ताकि लोगों को लगे कि दे हैव टू टेक इट सीरियसली। देखिए हम सख्ती ही कर रहे हैं, हम अगर उन पे वो कोई भी रूल की वायलेशन करते हैं, अगर उन पे फाइन्स लग रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां जब्त हो रही हैं, तो ये सख्ती ही तो है। लेकिन उसमें हमारी अपोजिशन भाई जो हैं वो नहीं सोचते, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, कि भाई ये आपके सूबे, आपके शहर की बात है, वहाँ के लोगों की बात है, उनकी जानों की बात है। सियासत करने के लिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप उन चीजों पे सियासत करें जिससे हमारे लोगों की जानें वो अफेक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी हम चीजें, आपको भी रिपोर्ट होती होंगी चीजें, कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी हमने जहाँ वो की कि जी इतने तो आपने पहले रोड बनानी चाहिए था, आपने इतने बड़े बड़े फाइन्स लगा दिए। रोड बनना भी चाहिए, उस पर भी वी आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन इंसानी जान को उससे आप कनेक्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि रोड खराब है इसलिए हम जो है फाइन नहीं लगाएंगे, इसलिए लोग जो है वो वायलेशन करते रहेंगे, इसलिए लोगों की जानों का नुकसान होता रहेगा। तो मुझे लगता है वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जी ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट के फ्लॉज हैं आप निशानदेही करें, आप उनको आइडेंटिफाई करें, हम बैठें, हम तनकीद भी सुन रहे हैं, हम इस पर आपकी तनकीद हम बड़ा कंस्ट्रक्टिव ले रहे हैं कि हम और बेहतर कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन आप इन चीजों को जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करना कि आवाम पे बर्डन डाला जा रहा है। जाते जाते एक लास्ट कमेंट हमें आपसे रेबीज पर भी लेना है। आए रोज कुत्ते के काटने के वाकयात पेश आ रहे हैं, लोगों को वैक्सीन तक मुहैया नहीं होती और फिर हम आके फंस जाते हैं कहीं ना कहीं इस मामले पर कि इन कुत्तों को वैक्सीनेट करना है, मारना है, अगर रखना है तो कैसे कंटेन करनी है बीमारियां। नहीं देखिए, जहाँ पे वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बिकॉज इस पर मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है। वैक्सीन हर जगह, बल्कि जो उसके सेंटर्स थे उसकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे कराची में अगर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं और उसकी कोई कमी नहीं। जहाँ तक कुत्तों की बात की, देखिए हमने अब जो है वो WHO के मेथड को जो अडॉप्ट किया है। हम उनकी जो है वो कलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल हम उनको कह रहे हैं कि जिनको न्यूट्रल किया जाए, उनकी स्टेरिलाइजेशन की जाए ताकि वो किसी के लिए भी हार्मफुल ना रहे। तो उसके लिए भी हम चाहे आप इंटीरियर भी ले जाए, हाँ बाज़ औक़ात जो आप कह रही हैं केसेस रिपोर्ट होते हैं डेथ के, वो जब लोग समझते हैं शायद कि ये जो है वो क्योरेबल नहीं है, हालांकि अगर इसकी टाइमली ट्रीटमेंट की जाए तो इट्स 100% क्योरेबल। इसकी कोई ऐसी जानी वो नहीं है कि जी अगर आप उसने काट लिया तो आपने मरना ही, अल्लाह ना करे। लेकिन लोग रिपोर्ट बड़ा देर से करते हैं। इंटीरियर में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जी कुछ मिथ ऐसी है कि वो अपने ही हकीमों के पास जो है वो इस तरह के ले जाते हैं जिनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है, और वहाँ पे बच्चियाँ जो हैं या बड़े भी एडल्ट्स भी जो है अपनी जान से गए। तो हमारे पास, मैं आपकी तवज्जो से बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। तमाम सेंटर्स में जो है वो वैक्सीनेशन मौजूद हैं, उसके कंसर्न डॉक्टर्स मौजूद हैं। कुत्तों की जो आपने बात की, को हम उसकी जो है बिल्कुल भी एक प्रॉपर वो जो इंटरनेशनल वे है कि जी उनको न्यूट्रल किया जाए, उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। और उन केसेस में भी अभी आई एम नॉट सेइंग कि जी 100% केसेस जो है वो खत्म हो गए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है और हम मजीद उस पर काम कर रहे हैं। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं वो काम भी होगा, बिकॉज आप ही हाईलाइट कर रही हैं, आप ही गवर्नमेंट और आप ही बता रही हैं कि फ़लाँ जगह पे कैमरे लगाए गए थे, वो अब कैमरे हम में नहीं रहे हैं। खैर, रेबीज़ की बात हमने की तो इस पर हम ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात कर रहे होंगे विद द एक्सपर्ट्स एंड ऑल कि कैसे इस चीज़ को हल किया जाए। प्लीज़ स्टे विद अस। सिर्फ हमारे शो में ही आपको ये मौका मिलता है कि बगैर वीज़ा, बगैर टिकट हम आपको
यहाँ वहाँ ले जाते हैं। तो अभी हम आपको ले आ रहे हैं इटली, क्योंकि yes. वहाँ हो रहे हैं 2026 विंटर ओलंपिक्स और डाउनहिल स्की बड़ा मजे का है। ये देखें क्या वाह। जबरदस्त, आदि कितनी स्पीड होती होगी नहीं। एब्सोल्यूट, एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी जा रहे होते हैं एंड दिस ये जो पूरा ट्रेन होता है जिसके ऊपर इन्होंने डाउन नीचे आना होता है, आई मीन एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है और ये Look at the खूबसूरत लगता है। speedometer. यस, 120 किलोमीटर, माय गॉड, दिस इज ह्यूज। दिस इज ह्यूज एंड वेरी फास्ट और मेरे ख्याल में वेरी डेंजरस एंड नीड्स लॉट ऑफ स्किल एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मुझे इस वक्त देखते हुए ज़हन में आ रहा है कि इतनी स्पीड के साथ अगर खुदा ना खास्ता इन लोगों का एक्सीडेंट होता होगा तो कैसे ये लोग करते बहुत होंगे, बहुत right? मेरे ख्याल में बहुत हिट करता होगा। चले फिर and दिखाई that is देते why. हैं, Yeah. दिखा देते हैं कि ये यूएस की एक स्कीयर हैं और उन्होंने ये स्की किया एंड नाउ शी इज This is Lindsay Vonfield. आहिस्ता आहिस्ता अटेनिंग द स्पीड, आहिस्ता आहिस्ता, एंड शी इज गोइंग गुड, शी इज गोइंग स्मूथ। लेकिन यहाँ एक टर्न, ओह माय गॉड, मेरे इसको ख्याल अगर front on से we देखें, can this is only, like- oh my god, that must have hit her hard and Ankles and thank god, knees and- yes. एंड पता है जितनी फ्लेक्सिबिलिटी से इनको बार बार अपने आप को बेंड करना पड़ता है, दे कैन नॉट इवन वेयर दोज काइंड ऑफ नी कैप्स जो कि आप दूसरी गेम्स में देख रहे होते हैं। कभी मौका मिला है कि ये इसकी शूज में और इस पूरे इसमें अपना पैर डालने का? यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस मुझे योरसेल्फ। भी मौका मिला है। इट इज मालम वेरी जब्बा। या सेम बहुत, एक तो हैवी बहुत होते हैं और उसके बाद अगर आप पहली मर्तबा कर रहे हैं तो आपको अपना आप एक पेंगुइन लगता है, राइट? या सबसे बड़ी बात ये होती है कि यू कीप फियरिंग कि ये स्लिप हो जाएगा एंड यू प्रॉब्ली एंड अप स्प्लिटिंग बिकॉज आपसे दोनों पाँव एक ही एक ही स्पीड में नहीं आगे बढ़ाए जा रहे होते, सो योर बॉडी डजंट रिस्पॉन्ड कि आपके पैर क्या चाह रहे हैं आपके लिए। सो हम होप ही कर सकते हैं कि लिंडसे इससे रिकवर कर सकें और उनको बहुत ज़्यादा चोट ना लगी हो। वेल, मेरे ख्याल में उनको सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा होगा कि वो इस इवेंट में डिस्क्वालीफाई हुई जस्ट बिकॉज शी कुडंट एनी फर्दर। उससे ज़्यादा चीज़ ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया है कि ये जो हुआ है तो उन्होंने कहा कि शी इज़ नॉट अमेरिकन, शी इज़ नॉट यूएस। तो खैर चलें आगे चलते हैं और हम इस ब्रेक पे जाने से पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कराची में। आपको देखें कराची ले आए दोबारा इटली से डायरेक्ट विदाउट टिकट विदाउट वीजा, क्विक टिकट टू कराची, बट इट्स अ सीरियस सिचुएशन क्योंकि जो डॉग बाइट के जो इश्यूज हैं वो शहर में हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे वजूहात क्या हैं? पिछले दिनों भी बहुत सारे इस पे चीज़ें आई कि जी हमें ये इस तरीके से जाना चाहिए, इसको इस तरह न्यूट्रलाइज करना चाहिए। कुछ स्टैट्स की बात कर लें, आफ्ताब गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इंचार्ज डॉग बाइट क्लिनिक से इंडस अस्पताल में। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक आम रुझान ये है कि कहा यह जाता है कि जी क्योंकि वैक्सीन की कमी है इसलिए लोग जो है वो मर जाते हैं रेबीज से। क्या सिचुएशन है? आप मुझे बता सकते हैं वैक्सीन के हवाले से कुछ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज का जरासीम इंसान में मुंतकिल हो सकता है और अगर रेबीज से बचाव का इलाज बर वक्त ना किया जाए तो रेबीज की अलामात कुछ हफ्तों से महीनों के दरमियान जाहिर होती हैं, जो इब्तदाई तौर पर सर दर्द और बुखार से शुरू हो सकती हैं और फिर पानी से डर लगना जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हवा से घबराहट जिसको हम एरोफोबिया कहते हैं और कभी कभार मरीज रोशनी से भी घबराने लगता है जो कि फोटोफोबिया कहलाता है। इस हद तक जब ये मर्ज पहुंचा तो फिर इसका इलाज बदकिस्मती से दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता जब कुत्ता काटा उस वक्त अगर हम कुछ इकदाम जो कि इस बीमारी से बचाव के हैं अगर वो फौरी तौर पर अगर उन पर अमल करें तो हम इस मोहलिक और मूजी मर्ज को होने से रोक सकते हैं। जिसमें आम लोगों के लिए समझना चाहिए कि जख्म की सफाई धुलाई किसी भी आम साबुन के साथ अच्छी तरह घर पर कर लेंगे। जहां मुमकिन हो वहां 10 से 15 मिनट तक साबुन से रगड़ कर जख्म को धो लें। इससे जो जरासीम जो लुआब में होता है कुत्ते के वो धुल जाता है और वो साफ हो जाता है किसी हद तक। उसके बाद किसी ऐसे सेहत के मरकज जरूर जाना चाहिए जहाँ रेबीज से बचाव का इलाज मयारी तरीके से दिया जाता हो, वहाँ उसकी अद्वियात मुयस्सर हों और वहाँ के अमले को रेबीज से बचाव के इलाज की मुकम्मल तरबियत हो ताकि हम सही तरीके से मौसर तरीके से रेबीज को फौरी तौर पर होने से हम रोक सकें। राइट, ठीक है। रिगार्डलेस के अब देखें जब किसी भी शख्स को कोई कुत्ता काटता है उसे नहीं पता होता कि क्या उससे रेबीज़ ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे।
हम कैसे, क्या जाए, कोई भी कुत्ता अगर किसी शख्स को काट लेता है तो वो कोई जाए और जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगा ले, या क्या होना चाहिए? देखिए, ये आम लोगों के लिए समझने की भी ये बात है कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में रेबीज की सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब और संजीदा है, जिसमें हमें नहीं पता कि जो कुत्ता गली में फिर रहा है, उसके लुआब दहन में रेबीज़ का जरासीम ओके। है या नहीं है। लिहाज़ा आलमी इदारा सेहत की जो हिदायत हैं, उसके मुताबिक कोई भी गली का आवारा कुत्ता काटे तो उसको ओह! इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए और फ़ौरी तौर पर अस्पताल में जाकर इसके इलाज को यकीनी बनाएँ। चाहे ज़ख़्म गहरी नोयत का हो या मामूली दैट्स हो। मैं राइट। आपको मुख्तसरन बताऊँ कि कल हमारे पास इंडस अस्पताल के कोरंगी कैंपस में 6 मरीज़ लाए गए, एक ही महल्ले, एक ही गली से, जहाँ एक कुत्ते ने 6 लोगों को काटा और इंतहाई बुरी तरह से भंबोड़ दिया। बच्चे के चेहरे पे पूरा एक उसका नाक निकल गया, इसी तरह किसी के गर्दन पे काटा, सर पे काटा। तो ये कुत्ता तो यकीनन पागल ही था, जिसने बिला वजह लोगों को काटता गया। लेकिन आम जो कुत्ता गली में फिर रहा है और अगर उसके काटने से एक मामूली ज़ख्म आया, तो भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि इसमें पागलपन का जरासीम है या नहीं है। लिहाज़ा बिल्कुल ठीक है। ये इतनी मामूली बीमारी है, आफ्ताब इतनी साहब, इस तरह खतरनाक के बीमारी केसेस बार-बार नुमाया सामने आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उतनी तेज़ी से इन कुत्तों को या न्यूट्रलाइज़ करें या इस मसले का कोई हल निकाले। बहुत के लिए चलें जी, इसी के साथ शो का वक्त होता है ख़त्म। अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।